हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है वो सितंबर में प्रस्तावित है। उसके रिगार्डिंग ही हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है चर्चा कर रहे हैं। जो साइंस के जो कंटेंट हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसमें से हमने धातु अधातु टॉपिक हैं, केमिकल एंड फिजिकल जो चेंजेस है वो कराया है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। और उसके बाद जो है आज हम जो बात करने वाले हैं टॉपिक प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित जो है इस क्लास में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी हम जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो जब प्रकाश होता है तो प्रकाश ही वहाँ उस वस्तु से टकराकर हमारी आंख में प्रवेश करता है और हमें जो दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करते हैं, संवेदना उत्पन्न होती है और उस वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। और प्रकाश के याद है आप लोगों को स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकाश की जब स्रोत की बात करेंगे हम तो सबसे पहले है सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, ये कृत्रिम स्रोत हैं प्रकाश के। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। और प्रकाश के स्रोत जो प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, और भी कृत्रिम स्रोत हो सकते हैं प्रकाश के। उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश का जो वेग होता है, सर्वाधिक वेग जो होता है वो कितना होता है? सर्वाधिक वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा के अंतर्गत कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कहाँ पर होता है? निर्वात के अंतर्गत होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकाश ऊर्जा है, देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश स्रोत बता दिया आपको। और प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वो किसमें होता है? निर्वात के अंतर्गत होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वह विभिन्न अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो सघन माध्यम में जो होता है, सघन माध्यम जो होता है उसके अंतर्गत प्रकाश का वेग जो होता है वो कम होता है। और विरल माध्यम जो होता है उसके अंतर्गत जो होता है प्रकाश का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है। विरल माध्यम में क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें कण क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पानी है, कांच है, ये सघन माध्यम है। और विरल माध्यम की बात करें तो विरल माध्यम क्या है? वायु, जिसमें जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पदार्थ में कण दूर दूर होते हैं। तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। तो ये बात करिए अपन ने प्रकाश से संबंधित। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की जो प्रकृति होती है उसके संबंध बात करते हैं। तो कई वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रकाश की प्रकृति से संबंधित अलग अलग मत प्रस्तुत किए। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश की जो प्रकृति है उसमें सबसे पहले बात करते हैं कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, जो कणिका का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था ये। तो न्यूटन जो है उन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में संचरित होता है। इसे न्यूटन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहते हैं। ये 1660 में जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। उसके बाद देखिए आप लोग, एक वैज्ञानिक हुए हाइगेंस, जिन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है
वो तरंग के रूप में होता है। तो अगला सिद्धांत जो था प्रकाश की प्रकृति का वो है तरंग सिद्धांत। जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया, और ये कब दिया गया? 1678 ईस्वी के अंतर्गत दिया गया था। फिर उसके बाद तरंग सिद्धांत के बाद जो अगला जो सिद्धांत आया है वो है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया कि प्रकाश जो है वो तरंग तो होता है, पर तरंग कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तरंग तो है लेकिन तरंग कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल जो है उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। लगभग 1873 ईस्वी के अंतर्गत यह सिद्धांत दिया गया था। ये सन कोई जरूरी नहीं है आपको याद रहे, लेकिन ये तो याद होना चाहिए कि कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया, और विद्युत चुंबकीय जो तरंग जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है वो है क्वांटम सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनके रूप में संचरित होता है। पैकेट्स के रूप में संचरित होता है। इन ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इन्हें क्वांटम या फोटोन कहा। इसे ही क्या कहा? क्वांटम या फोटोन कहा। याद रखिएगा आप लोग, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसके रूप में प्रकाश संचरित होता है, और इन ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, इन्हें क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहा गया। और फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर क्या होती है? एच न्यू होती है। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर एच न्यू होता है। न्यू क्या है? यहाँ पर आवृत्ति होती है। न्यू क्या है? यहाँ पर आवृत्ति है। और H क्या है? यहाँ पर प्लांक स्थिरांक होता है। क्या है? H क्या है? यहाँ पर प्लांक स्थिरांक होता है। कई परीक्षाओं के अंतर्गत जो है प्लांक स्थिरांक का मान पूछा गया है। तो H जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के अंतर्गत होती है। किसमें होती है? जूल सेकंड के अंतर्गत इसको मापते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू होता है। न्यू क्या है? यहाँ पर फोटोन की आवृत्ति होती है। और H क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। और H का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। तो याद रखिएगा कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, रिमेंबर करना आप लोग, तरंग सिद्धांत हाइगेंस महोदय के द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो सिद्धांत था मैक्सवेल के द्वारा, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा। मैक्स प्लांक ने कहा कि ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में संचित होती है, और ऊर्जा के पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं, और क्वांटम को ही फोटोन कहा है। और फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू होता है। न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। H प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, अभी वर्तमान जो अभी बात करते हैं अपन कि वर्तमान समय में जो है प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह द्वैत प्रकृति होती है। याद रखना आप लोग, वर्तमान समय में कौन सी प्रकृति होती है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कौन सी है, तो आप कहोगे द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में भी होता है और क्वांटम के रूप में भी होता है। याद रखना आप लोग, प्रकाश जो है अभी वर्तमान में प्रकाश की कौन सी प्रकृति है? तरंग प्रकृति है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी होता है और क्वांटम के रूप में भी होता है। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश की प्रकृति कौन सी है? द्वैत प्रकृति होती है। छोटे छोटे कण मिलेंगे, छोटे छोटे कण मिलते हैं, और जब ये कंटिन्यूटी में होते हैं तो तरंग कहलाती है। और तरंग और इसमें जो ऊर्जा होती है इसको क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटम कहते हैं। तो वर्तमान समय के अंतर्गत प्रकाश की जो नेचर है वो द्वैत प्रकृति की होती है।
तो हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझा कि नेचर क्या होती है। सबसे पहले कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत दिया गया कि तरंग के रूप में संचित होता है। तरंग तो होती है, लेकिन तरंग कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये बोला मैक्सवेल के द्वारा। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए मैक्स प्लांक, उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल्स के रूप में चलता है। इन बंडल को उन्होंने क्वांटम या फोटोन कहा है, और फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला E बराबर h न्यू होता है। न्यू फोटोन की आवृत्ति होती है, h प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और वर्तमान में प्रकाश की जो प्रकृति है वो कौन सी है? द्वैत प्रकृति होती है। तो यहाँ पर हमने जो है प्रकाश की नेचर से संबंधित बात की कि प्रकाश की नेचर क्या होती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि प्रकाश की जो तरंग है, क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया प्रकाश की जो तरंग है वो कौन सी तरंग होती है। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा गया है। तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश की तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय होती है और अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जिसमें कंपन होते हैं, वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। जैसे तरंग जो होती है इस प्रकार चल रही है और कंपन जो होते हैं इसके लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार की जो तरंग का संचरण होता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है उसको श्रृंग कहा जाता है, अधिकतम विस्थापन, और नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। तो श्रृंग और गर्त के रूप में जब तरंग का संचरण होता है तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश की तरंग कैसी है। तो आंसर देंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। उसके बाद बात करते हैं यहीं पर कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी आता है परीक्षाओं में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य जो होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप लोगों को समझा दिया मैंने कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की तरंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कितनी होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य जो होती है ना वो भी दूरी होती है। जो श्रृंग और गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। उसको लैम्बडा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मीटर भी होता है। याद रखना, दूरी होती है ये। और प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। उसके बाद प्रकाश की तरंग कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और अनुप्रस्थ तरंग होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो प्रकाश से संबंधित जो इंट्रोडक्शन था वो समझा दिया आप लोगों को। उसके बाद अगला जो हमारा जो टॉपिक्स हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे कोई सतह है, जैसे ये सतह है और प्रकाश की जो किरण इस सतह पर आपतित होती है और इस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होती है? वो लौट जाती है। प्रकाश जब किसी माध्यम से आता है या आपतित होती है प्रकाश की किरण और किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम के अंतर्गत लौट जाती है, इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं इसे। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहेंगे और सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और इसके मध्य जो लंब डालते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कोण आई कहते हैं। कोण आई जो होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण आर बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। समझना आप लोग, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर एक सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब जो होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण आर बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आया समझ में आप लोगों को? उसके बाद बात करते हैं अपन कि परावर्तन जो होता है
वो दो प्रकार का होता है। परावर्तन का जो प्रकार है वो दो प्रकार हैं। एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। इसमें क्या है, समतल सतह होती है। सतह क्या होती है, समतल सतह होती है। और प्रकाश जो होता है टकराने के बाद एक निश्चित दिशा के अंतर्गत क्या होता है, परावर्तित होता है। प्रकाश जो है एक समतल सतह पर टकराता है और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में लौटता है, उसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहेंगे। दूसरा परावर्तन क्या होता है, विसरित परावर्तन। नियमित और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश जब किसी उबड़ खाबड़ जो सतह होती है उस पर टकराता है और टकराने के बाद जो है प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं के अंतर्गत क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, जिसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। समझना आप लोग, इसकी जो परिभाषा है वो सब चीज आपको पीपीटी में मिल जाएगी। सिर्फ मेरा काम यहाँ समझाने का है, वो समझा रहा हूँ मैं आपको। प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण जब किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं तो नियमित परावर्तन होता है, विस्तृत परावर्तन है, समतल सतह पर टकराएगी, टकराने के बाद निश्चित दिशा में लौट जाती है। यहाँ विस्तृत परावर्तन उबड़ खाबड़ सतह होती है, टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में जाती है, तो इसको विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के नियम में देख लिएगा, सबसे पहला नियम क्या है, दिख रहा है आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना आप लोग, आपतन कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। और परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल, नोट लगाकर यह बात याद रखेंगे कि परावर्तित जो किरण होती हैं, परावर्तित जो किरण होती हैं उसकी आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि आवृत्ति और चाल क्या रहती है, यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है। समझ चुके होंगे आप लोग कि परावर्तन जो होता है वो किसे कहते हैं। आपका जो टॉपिक है वो परावर्तन है। जो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन होता है। जब समतल सतह से टकराएगी, टकराने के बाद जो होगी प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, निश्चित दिशा में जाएगी। कहाँ जाएगी, निश्चित दिशा में क्या होगा, परावर्तन होगा। और यहां पर जब उबड़ खाबड़ सतह से टकराएगी तो विभिन्न दिशाओं के अंतर्गत क्या होगा, परावर्तन होगा, तो इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में परावर्तन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, विस्तृत परावर्तन कहेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। कोण आई आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद देखना आप लोग कि जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, अपन जब बात करते हैं दर्पण की बात करते हैं तो परावर्तक जो पृष्ठ होता है उसे क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। परावर्तक जो पृष्ठ होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। तो मानता हूं कि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आप लोग, परावर्तन के नियम समझा दिए मैंने आप लोगों को। अब आता है समतल दर्पण से, समतल दर्पण से संबंधित जो बातें हैं वो अपन यहाँ बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखो, समतल जो दर्पण होता है एक कांच की पट्टिका होती है, उसके किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। समतल दर्पण जो होता है एक प्रकार का जो एक स्लेब होती है जिसके किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक जो पदार्थ होता है, जैसे सिल्वर है, इसकी पॉलिश कर दी जाती है, चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। तो हम दो तीन चीज बातें याद रखेंगे कि समतल दर्पण से जो होता है वो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। जो समतल दर्पण होता है उससे
जो समतल दर्पण से बात करें तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और पार्श्व उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पार्श्व उल्टा बनता है। समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से दूर है। मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण पर उतनी ही दूरी पर बनेगा। दर्पण पर उतनी ही दर्पण पर उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु स्थित है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु क्या है? स्थित है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि जैसे दर्पण है, समतल दर्पण, तो वस्तु का दायां भाग जो होता है हमें बायां नजर आता है और बायां भाग जो होता है हमें दायां नजर आता है। तो इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। तो पार्श्व जो परावर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? समतल दर्पण के द्वारा होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो पार्श्व परावर्तन जो होता है, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नजर आता है, तो वो क्या कहलाता है? पार्श्व परावर्तन कहलाता है। अब कुछ बात करते हैं कि जब समतल दर्पण जो होता है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की जो संख्या है वो कितनी होती है? ये क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री अपॉन थीटा। यदि थीटा का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुके हों तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो n बराबर कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में हम क्या करेंगे? 90 का भाग लगा देंगे। तो कितनी बार कट गया? 9 चौक 36। तो कितना आ गया? n बराबर कितना आया? 4 आ गया। तो 4 क्या है? यहाँ पर जो है सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। यदि सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं। याद रखना आप लोग, जैसे 90 डिग्री का कोण है और 90 का जो भाग लगाया अपन ने तो कितना आया? 4। तो जब सम संख्या आता है, क्या आती है? सम संख्या आती है, तो हम क्या करते हैं? 4 में से 1 को घटा देंगे तो पढ़ने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यदि थीटा की जो वैल्यू है, वो कितने कर दें? थीटा की जो वैल्यू है हम 40 डिग्री कर दें। थीटा की वैल्यू कितनी कर दें? 40 डिग्री कर दें। तो देखिएगा आप लोग, n बराबर 360 डिग्री अपॉन 40, तो 4 नाम का 36, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी? 9। विषम है तो घटाएंगे नहीं, और सम होगा तो 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाता है, याद रखिएगा आप लोग कि दो समतल दर्पण जब थीटा कोण पर झुके होते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है 360 डिग्री अपॉन थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है तो अगर सम संख्या में आंसर आ रहा है हमें तो 1 को माइनस कर देंगे हम। यदि विषम संख्या में आता है तो माइनस नहीं किया जाता। आगे समझ में आप लोगों को बात? अगर बात करते हैं, यदि आपतित किरण को समान रखते हुए, यदि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण को समान रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण पर झुकाते हैं, यदि आपतित किरण जो है, यदि आपतन कोण को समान रखते हुए दर्पण को
थीटा कोण पर अगर अपन झुका देते हैं या उसको घुमा देते हैं तो परावर्तित जो किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। झुकाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, परावर्तित जो किरण होती हैं वह 2 थीटा कोण से घूम जाती है। याद रखना, कितने से घूम जाती है? 2 थीटा कोण पर क्या हो जाती है? घूम जाती है। यदि आपतित किरण को हम क्या करेंगे? समान रखेंगे। जैसे आपतित जो किरण है उसे तो हमने समान रखा हुआ है, आपतित किरण को समान रखा हुआ है, और हमने दर्पण को क्या कर दिया? थीटा कोण से घुमा दिया है अपन ने। तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा कोण से क्या हो जाती है? घूम जाती है। कुछ विशेष बातें हैं जो पूछी जाती है परीक्षा के अंदर समतल दर्पण से संबंधित। उसके बाद एक और बात पूछते हैं समतल दर्पण से कि देखिए आप लोग, यदि एक समतल दर्पण है, यदि कोई वस्तु जो होती है वो v वेग से समतल दर्पण की ओर आती है तो प्रतिबिंब जो है वो कितने वेग से आएगा? तो प्रतिबिंब भी v वेग से आएगा। तो इनका जो सापेक्ष वेग निकाला जाएगा, इनका जो सापेक्ष वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं। तो विपरीत दिशाओं में आने के कारण दोनों वेग क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2v। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। यदि कोई वस्तु जो है समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रही है और प्रतिबिंब भी उसकी ओर v वेग से आ रहा है तो इनका सापेक्ष जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। कितना जाएगा? 2v हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो एन के एन प्रकार किसी भी प्रकार आपसे समतल दर्पण से संबंधित पूछ सकते हैं कि समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है, दर्पण पर उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु स्थित है, पार्श्व परावर्तन होता है, वस्तु का दायां भाग बायां नजर आता है और बायां भाग दायां नजर आता है। दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुकाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री अपन थीटा हो जाती है। तो 360 डिग्री में अपन जब 90 का थीटा का मान माना तो 4 आता है, सम आता है तो 1 घटा देते, विषम आता है तो अपन घटाते नहीं है। आपतित किरण जो आपतन कोण का मान आपतित किरण को समान रखते हुए यदि अपन दर्पण को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। और यदि कोई वस्तु v वेग से अगर दर्पण की ओर आ रही है, समतल दर्पण की ओर, प्रतिबिंबी इस पे v वेग से आ रहा है तो इसका औसत जो वेग होगा, सापेक्षिक जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि ये कुछ बातें हैं समतल दर्पण से संबंधित। उसके बाद देखना आप लोग, समतल दर्पण से संबंधित कुछ एक दो प्रश्न और देखने को मिलते हैं। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है दर्पण के सामने, जैसे मैं ही खड़ा हूं समतल दर्पण के सामने, तो मेरी जो ऊंचाई है वो 6 फीट है, तो मेरी पूरा जो चित्र है, मेरा पूरा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिखे तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई का क्या रहेगी? आधी रहेगी। वस्तु की जो लंबाई है उसकी क्या रहेगी? आधी रहेगी। जैसे अपन क्या करें कि जैसे 6 फीट का व्यक्ति है, कितने फीट का व्यक्ति है? 6 फीट का व्यक्ति है, तो इसको पूरा देखने के लिए हमें कितना लंबा दर्पण चाहिए? तो इसकी क्या कर देंगे अपन? आधी कर देंगे। वस्तु की जो ऊंचाई है उसका आधा कर देंगे तो आपको पता लग गया कि 3 फीट का हमें क्या चाहिए? समतल दर्पण चाहिए भैयाओं। आगे समझ में आप लोगों को कि वस्तु की जो लंबाई है उसका जो आधा कर देंगे तब उसका पूर्ण प्रतिबिंब हम क्या कर सकते हैं? समतल दर्पण में देख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? यदि दर्पण में पीठ के पीछे की दीवार को पूरा देखना है, दीवार को पूरा देखना है तो जो इसकी जो लंबाई है, दीवार की लंबाई है, जैसे दीवार की लंबाई मैंने करी 90 फीट की दीवार को पूरा देखने के लिए कितने फीट का दर्पण चाहिए? समतल दर्पण। तो दीवार के का 1/3 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 1/3 का। तो कितना आ जाएगा? 30 फीट का क्या होना चाहिए? हमें समतल दर्पण होना चाहिए। कुछ सीधे क्वेश्चन है ये जो आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, कोई मनुष्य है, वो समतल दर्पण के सामने खड़ा है और उसकी ऊंचाई जो है मनुष्य की वो 5 फीट की है, तो उसको पूरा देखने के लिए समतल दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए? तो उसका आधा कर देंगे अपन। 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। जैसे यहाँ 6 फीट का मनुष्य माना, उसका आधा कर दिया तो दर्पण कितना? 3 फीट का होना चाहिए। दीवार की बात करी मैंने, यदि जैसे दीवार है तो दीवार का देखने के लिए, पूरी दीवार देखने के लिए उसका क्या करते हैं? 1/3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1/3 कर देते हैं। जैसे 90 फीट की दीवार है तो उसको अपन को पूरा देखना है तो उसका 1/3 कर देंगे तो कितना दर्पण चाहिए अपन को ऊंचाई वाला?
30 फीट का समतल दर्पण चाहिए, तब हम उस दीवार को पूरा देख सकते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि दर्पण से संबंधित जो हैं बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समतल दर्पण है वो अगर मनुष्य जितनी ऊंचाई होगी उसका आधा कर देंगे, दीवार जो होती है उसको देखने के लिए उसका 1/3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे बात करते हैं अपन। ये समतल दर्पण से सारी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला जो बात करते हैं हम, गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण में आप लोगों को पता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कि गोलीय दर्पण जो गोला होता है उसके किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं, तो गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जब गोले के उभरे हुए हिस्से के बाहर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। जब गोले के उभरे हुए हिस्से के अंदर की ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देंगे तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। समझ चुके होंगे आप लोग गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। अब हम जो है कुछ चीज जो पीपीटी से देख लेते हैं ताकि जो है हमारा समय भी बच जाए और जो है क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो देखते हैं हम, देखिए आगे आप लोग कि गोलीय दर्पण हो गया, अभी उसके उपयोग पढ़ लेंगे। अपवर्तन से संबंधित बात बाद में करेंगे हम, अपवर्तन के उदाहरण भी पढ़ेंगे हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ेंगे, परावर्तन के उदाहरण भी पढ़ेंगे, प्रकीर्णन भी पढ़ेंगे, प्रकीर्णन के उदाहरण भी पढ़ेंगे, दृष्टि दोष भी पढ़ेंगे और जरादृष्टि दोष भी पढ़ेंगे। तो फटाफट अपन जो आज टॉपिक है इसको अपन पीपीटी से एक बार रीड कर लेते हैं कि जो दृष्टि की अनुभूति होती है उसके कारण उसे प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39 अंगस्टाम से 78 अंगस्टाम के बीच में होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब, आग, बिजली चमकना, ये सब प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी समझाया आप लोगों को कि प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम समझाई दिए थे मैंने आप लोगों को अभी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण लौट के जो परावर्तित किरण बीच में अभिलंब होता है, कोण आई और कोण आर का मान क्या रहता है, बराबर होता है। उसके बाद देखते हैं हम आपतित किरण और ये अभिलंब और इनका एक ही तल में स्थित होते हैं। समझा दिया आप लोगों को। ये समतल दर्पण के बारे में भी चर्चा कर ही रहे थे अपन। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की परावर्तक सतह पर समतल होती है। इसमें से क्या होता है, किसी एक पृष्ठ के ऊपर क्या करते हैं, एक धातु की पतली परत जड़ी होती है जिससे किरणों को रोक सकते हैं। चांदी की परत चढ़ा देते हैं हम। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है, पार्श्व उल्टा होता है, भी समझे आप लोगों को। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बिंब बनने की प्रक्रिया में कुछ बातें याद रखनी होती है, वो समझा दी आप लोगों को अभी। वस्तु का कोई भाग दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होता है, याद है आप लोगों को, आगे स्थित होता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनता है। इसके फलस्वरूप बिंब के पार्श्व बदले हुए प्रतीत होते हैं। इस क्रिया को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। मतलब दर्पण के सामने रखा होता है तो दायां भाग जो होता है वो बायां भाग नजर आता है। बिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है। याद रखना आप लोग कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो वस्तु और दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है, देखने वाले की स्थिति पर निर्भर नहीं करती हैं। ये सब चीज समझा दिया आप लोगों को। जैसे एक ये वस्तु यहाँ है, इससे दो किरण निकलती है, पीओ पीओ डैश, तो देखने ये वाली जो होगी परावर्तित किरण होगी ओ आर और ओ आर डैश, तो उसको ऐसा लगेगा कि जो है वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, इस जगह पे रखी हुई है। तो ये समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ लिया हमने। उसके बाद देखना समतल दर्पण से कुछ विशेष तथ्य भी समझाया था आप लोगों को मैंने कि कोई व्यक्ति v वेग से दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत कर उसको लगता है। कैसे याद है आपको, समझा दिया। v वेग से चल रहा है और तो इसको ये भी v वेग से चल रहा है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में चलते हैं तब जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ति प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की वस्तु की लंबाई को कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। समझाया था अभी। जैसे 6 फीट का मनुष्य है
ठीक है, उसको देखने के लिए उसका आधा कर दो तो दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 3 फीट का हमारे पास समतल दर्पण होना चाहिए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, अभी समझाया था आपको, आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण पर हम घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा कोण से क्या हो जाती है, घूम जाती है। हमने आपतित किरण को क्या रखा, बिल्कुल स्थिर रखा है। सिर्फ दर्पण की स्थिति को हमने, पहले दर्पण ऐसा था उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ घुमा दिया दर्पण को थीटा कोण पर, तो परावर्तित किरण जो होगी वो 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। इसके बाद देखते हैं, ये सारी बातें मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इधर देखिए, अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने आप लोगों को, यदि दो समतल दर्पण कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 होगा। यदि सम संख्या है तो माइनस कर देंगे, यदि विषम संख्या होने पर एक को नहीं घटाया, सम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 जो भी है, विषम संख्या होती है तो एक को नहीं घटाते हैं। अभी समझाया था आप लोगों को, क्वेश्चन करा के दिखाया। ये एक और क्वेश्चन देखो पर, ये यदि 90 डिग्री वाला क्वेश्चन करा ही दिया मैंने आप लोगों को, यदि 90 डिग्री पे घुमाओ तो 360 डिग्री अपॉन 90 का कर देंगे तो 9 चौक 36, तो 4 - 1 कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 प्रतिबिंब क्या होंगे इसके अंतर्गत बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद देखिए आप लोग, समतल दर्पण के उपयोग इंपॉर्टेंट है, यहां से देखो समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी जो कैलाइडोस्कोप होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जो कैलाइडोस्कोप होता है उसके अंतर्गत समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप के अंतर्गत किया जाता है। पेरिस्कोप जो होता है वो समुद्र के अंतर्गत जो पनडुब्बियां होती हैं उस पर लगा होता है पेरिस्कोप, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आईना होता है, सोलर कुकर में प्रकाश के परावर्तन के लिए किया जाता है। तो पेरिस्कोप, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बियों में लगे होते हैं ना, तो समुद्र के अंतर्गत जो होता है दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। इसके अंदर ऐसे लगाया जाता है जैसे ये 45 डिग्री पर, तो एक दर्पण तो यहाँ होगा और एक दर्पण जो होगा इस जगह पे होगा। तो ये 45 डिग्री पे होता है, तो यहाँ से इस जगह पर रहने वाले व्यक्ति को जो शत्रु की स्थिति का पता लग जाता है। तो याद रखना आप लोग, पेरिस्कोप जो होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करेगा, परावर्तन के सिद्धांत पर। और कितने डिग्री पर लगे होते हैं दर्पण, 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री कोण पर। सोलर कुकर में भी क्या होता है, परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। समतल दर्पण का उपयोग याद है आपको, रोज करते हो आप लोग, चेहरा देखने के लिए किया जाता है। तो यहां तक हमने जो है समतल दर्पण के बारे में पढ़ा कि समतल दर्पण जो होता है वो क्या क्या जो है उसके उपयोग हो सकते हैं। उसके बाद जो है आगे देखते हैं अपन, प्रकाश का अपवर्तन से संबंध बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो होती है एक पारदर्शी माध्यम जो होता है, जब प्रकाश की किरण जो होती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने जो पृथककारी तल से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखना आप लोग, जैसे ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो ये पृथककारी तल जो होता है इससे क्या हो जाती है, ये विचलित हो जाती है। इसको जाना तो बिल्कुल ऐसा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाती है, अपने पद से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे ये तो विरल माध्यम हो गया और ये हो गया सरल माध्यम, सघन माध्यम हो गया, मतलब ये पानी हो गया और ये वायु हो गया। जब प्रकाश की किरण जो होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंतर्गत, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो याद रखना आप लोग, तो ये पृथककारी तल से क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। और परावर्तन में क्या था, जिस सतह टकराएगी, टकराने के बाद वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में, तो उसे परावर्तन कहेंगे। यहाँ पृथककारी जो तल होता है इससे ही अपने पथ से विचलित होने की घटना क्या कहलाएगी, अपवर्तन कहलाएगी। इसमें दो कंडीशन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुकती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन से विरल में जाएगी तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिएगा आप लोग, ये तो सघन, ये तो विरल से सघन में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, ये कौन सा माध्यम है, सघन, और कौन से माध्यम में आ रही है, विरल, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो याद रखना आप लोग, अभिलंब जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो ये हो जाएगी अभिलंब से दूर, क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर। और जब विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। किधर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है परीक्षा के अंतर्गत। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर ये
आपतित होने के साथ सीधे निकल जाती है और तिरछी आपतित होने पर वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। और विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। आगे देखते हैं हम। देखो, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और किन्हीं दोनों माध्यमों के आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा क्या होती है? साइन आई जो होता है वो अपॉन साइन आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। मतलब आपतित किरण की जा और अपवर्तित किरण की जो जा होती है वो किसके बराबर होती है? अपवर्तनांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? अपवर्तनांक के बराबर। और इसे ही क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। याद रखना आप लोग। उसके बाद देखना आप लोग कि थोड़ा सा एक शब्द आया अपवर्तनांक, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तनांक जो क्या होता है। अपवर्तनांक की जैसे अभी हमने पढ़ा, यहीं पर हमने एक चीज देखी कि म्यू बराबर, ये नियतांक जो होता है इसको अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई ओपन साइन आर होता है। तो ये क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है देखना आप लोग। म्यू जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का किसी माध्यम में जो वेग का अनुपात होता है उसे ही क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तनांक। अभी शब्द बार बार यूज में आएगा। तो अपन क्या कहेंगे कि प्रकाश का निर्वात में वेग और किसी माध्यम में वेग का अनुपात, प्रकाश का निर्वात में वेग और किसी माध्यम में जो वेग का अनुपात जो होगा वही क्या कहलाएगा? किसी माध्यम में जो वेग का अनुपात होगा उसे ही क्या बोल देंगे? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर सी अपॉन आई। ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो अपवर्तनांक कौन सी राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। यहां मैंने अपवर्तनांक के बारे में समझाया कि प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का किसी माध्यम में जो वेग का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक में देखो ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो इसका ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। उसके बाद बात करते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है किसके ऊपर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो होता है, यही कर लेते हैं बात अपन। अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकाश की प्रकृति, घनत्व, माध्यम की प्रकृति है, घनत्व है, और प्रकाश के रंग पर क्या करता है? अपवर्तनांक निर्भर करता है। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि अपवर्तनांक किसके ऊपर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति के ऊपर, घनत्व के ऊपर और प्रकाश के रंग पर क्या होता है? निर्भर करता है। अपन बात करें कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक तो जो होता है सर्वाधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखना आप लोग अभी इस पीपीटी में देखना आप लोग कि जिसकी तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। जैसे अपन जो कलर हैं, विब्योर जो कलर हैं, उसमें हम देखते हैं कि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बैंगनी की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होता है। अपन बात करें कि बैंगनी रंग का और लाल रंग की तुलना करें तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। मतलब हम न्यू कह सकते हैं, एक रिलेशन आया कि अपवर्तनांक इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन तरंग दैर्घ्य। यही रिलेशन हुआ। मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका अपवर्तनांक कम हो गया। एक दूसरे में विपरीत संबंध है। जैसे अपन बैंगनी रंग का अपवर्तनांक हमने सबसे ज्यादा बताया और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम बताया। आप लोग समझ चुके होंगे कि अपवर्तनांक की क्या कहानी है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अपवर्तनांक जो होता है वो किसे कहते हैं? जो अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश का निर्वात में वेग और किसी माध्यम में वेग का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। और ये जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है।
इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं और अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। उसके बाद देखना हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा के अंतर्गत। जैसे कोई द्रव में डूबी हुई छड़ जो होती है में टेढ़ी नजर आती है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद में सूर्य दिखाई देता है, पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जल के अंतर्गत जो मछली होती है वो वास्तविक गहराई से हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, कुओं की जो गहराई होती है वो हमें क्या होती है, कम नजर आती है। इस प्रकार जो हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाएं होती है वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती हैं। जैसे अगर कोई पेंसिल जो होती है पानी में डूबी हुई होती है तो हमें तिरछी नजर आती है, तारे टिमटिमाते हुए। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो सूर्य वास्तविक सूर्य उदय और वास्तविक सूर्य अस्त जो होता है समय उसमें 2-2 मिनट का अंतर होता है। तो अपवर्तन के कारण जो होता है एक दिन में कितने मिनट की वृद्धि हो जाती है, 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। याद रखना आप लोग कि एक दिन में अपवर्तन के कारण कितने मिनट की वृद्धि हो जाती है, 4 मिनट की। 2 मिनट की तो सुबह और 2 मिनट की शाम को वृद्धि हो जाती है। इसके बाद देखो पानी से भरे हुआ कोई जो है तली में पड़ा हुआ सिक्का में ऊपर उठा हुआ नजर आता है। यदि कोई पानी के अंदर को नींबू रख दिया उसको साइड से देखेंगे तो नींबू में मोटा दिखाई देगा। इस प्रकार कई सारे उदाहरण जो हैं अपवर्तन के वो हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखना आप लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश जो होता है एक सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा, कंडीशन है कि प्रकाश कब जाएगा, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो देखेंगे पहले अपन एक चित्र बनाते हैं कि जैसे ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जो होती है, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण जो होती है सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम की में जाती है, याद है आपको, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन जो कोण है उसका मान जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। जो अपवर्तन कोण है उसका मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्रांतिक कोण। फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से बढ़ जाएगा। अपवर्तन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाएगा और प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम में प्रवेश न करके वापस सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाएगी। इसे बोल देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझना, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति में आकर जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के क्या हो जाएगी, एक प्रकाश किरण जो होगी समानांतर हो जाएगी। इसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। जब हम क्रांतिक कोण से ज्यादा मान बढ़ा देंगे तो प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट आएगी। इसे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो एक लाइन याद रखनी है, जब क्रांतिक कोण से ज्यादा मान बढ़ा देते हैं हम तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ चुके होंगे आप लोग। 90 डिग्री का होगा तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली तल के समांतर हो जाएगी और 90 से ज्यादा होने पर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। जिस माध्यम से आ रही थी सघन से आ रही थी सघन में ही लौट गई, जिसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखना कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाती है, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आ जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब कोण आई इज जो है वह जो है कोण आईसी से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है और जिस भाग में पूर्णांतिक परावर्तन होता है वो क्या होता है, चमकने लग जाता है। वो भाग क्या हो जाता है, चमकने लग जाता है। आगे देखेंगे हम प्रकाश की जो पूर्णांतिक परावर्तन की दो शर्तें हैं।
कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में ही आ रही हो, समझे थे आपको। और जो है आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। साइन आई का मान जो होता है वो साइन जो है सी जो होता है क्रांतिक कोण उससे ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन कैसे आएंगे देखना आप लोग। हीरा अधिक चमकता है, किसके कारण चमकता है, तो हम आंसर दे देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका देखी होगी आप लोगों ने, पानी का आभास होता है, वो किसके द्वारा होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के द्वारा। और ठंडे प्रदेशों में उन मरीचिका होती है, उन मरीचिका, बर्फ में क्या होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उसको बोलते हैं उन मरीचिका, वो किसके कारण होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन। पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना, पूर्णांतरिक परावर्तन। जो ऑप्टिक फाइबर होते हैं वो भी प्रकाश जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसके द्वारा जो प्रकाशी जो संदेश होते हैं उनको बिना तोड़े हुए, बिना रुकावट के आगे भेजा जाता है, उसको ऑप्टिकल फाइबर्स का सिद्धांत होता है, उसमें भी पूर्णांतरिक परावर्तन का उपयोग करते हैं। पानी में हवा के बुलबुले चमकते हैं, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन से हैं। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता हुआ नजर आता है, वो भी किसके कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन से। याद रखना, हीरा चमकीला नजर आना, रेगिस्तान में मरीचिका जो है, ठंडे प्रदेश जो होते हैं उसमें उन मरीचिका का बनना, ये सब जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन होते हैं। याद रखना आप लोग, हवा में जो प्रतिबिंब बनते हैं बर्फीले क्षेत्रों में उन्हें उन मरीचिका कहा जाता है। चटका का हुआ जो कांच होता है वो भी चमकीला किसके कारण नजर आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें नजर आता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है किसे कहते हैं और इसका हमारे उपयोग में क्या क्या है। उसके बाद देखना, प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिक फाइबर के बारे में भी एक शब्द आया था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके द्वारा प्रकाश के जो सिग्नल्स होते हैं उनको तीव्रता में बिना रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। तो प्रकाश तंतु के उपयोग क्या है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, विद्युत सिग्नलों के प्रकाश सिग्नल में बदलने, प्रेषित, अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण, मतलब इसको एंडोस्कोपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में भी ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, आंतरिक भागों को देखा जाता है, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और लेजर किरणों को भेजना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो ऑप्टिक फाइबर होता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। आगे देखेंगे हम कि गोले दर्पण। जो गोले दर्पण होता है बता दिया आपको कि दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण। अभी समझाया आप लोगों को मैंने कि दर्पण की बात करी थी अपन ने कि जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसके अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे हम, तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण जो होता है उसको यहाँ पर अपसारी दर्पण कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना आप लोग, जो लेंस में और दर्पण में दोनों चीज उल्टी होती है। यहाँ दर्पण पढ़ रहे हैं अपन, तो दर्पण जो होता है जब उभरा हुआ हिस्सा होता है उसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी हमने, तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। और ये किरणों को क्या कराता है, फैलाता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। उसके बाद देखना आप लोग, दूसरा दर्पण है अवतल दर्पण। अभी चित्र में समझाया था मैंने आप लोगों को, उभरे हुए हिस्से की बाहर की तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और अवतल को क्या बोलेंगे, यहाँ पर अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी दर्पण। और ये अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर सिकोड़ता है, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलेंगे यहाँ अपसारी दर्पण और अवतल को बोलेंगे अभिसारी दर्पण। समझ चुके होंगे आप लोग। उसके बाद देखना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसका मध्य का बिंदु जो होता है उसको ध्रुव कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोला जाता है, ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस स्थित होता है उसके बीच में। आगे देखेंगे हम, देखना ये चीज हमारे सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा है, इसे हम स्किप करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, 4th ग्रेड वाला। हाँ, अब आता है देखो ये वाला टॉपिक, ये आपके सिलेबस से अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, परावर्तक दूरबीन में किया जाता है, सर्च लाइट में, और मोटर कार जो होती है उसकी हेड लाइट जो होती है आगे की उसके अंदर किया जाता है। रोगियों में जो कान, नाक, गले आदि की जांच करने वाले डॉक्टर जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। और बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में काम किया में लिया जाता है। याद रखना आप लोग, अवतल दर्पण जो है उसके उपयोग क्या क्या है,
सोलर कुकर के अंतर्गत, परावर्तन दूरबीनों के अंतर्गत, सर्च लाइट जो सर्चिंग लाइट होती है, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े सेंटर होते हैं, जो मिलिट्री के में जो कैंपस होते हैं वहाँ सर्च लाइट होती है उनमें, मोटर कार के हेड लाइट जो होती है उसके अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा जाएगा मोटर लाइट के हेड लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। नाक कान गले के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में काम में लिया जाता है। उसी प्रकार जैसे अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटर कार में जो साइड मिरर होता है, जो साइड ग्लास होता है, उसमें उत्तल दर्पण का, और सोडियम परावर्तक जो लैंप होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखो परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, उसके बाद दर्पण के बारे में बात की, दर्पण के उपयोग पढ़े, उसके बाद अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के दैनिक जीवन में हमने क्या क्या घटनाएं होती वो पढ़ी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा हमने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं पढ़ी हमने। उसके बाद एक टॉपिक आता है, देखना आप लोग, प्रकीर्णन। इसे भी यही समझ लेते हैं अपन, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश का जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर या आपतित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के बारे में किसके द्वारा बात की गई थी? रेले के द्वारा बात की गई थी। रेले ने प्रकीर्णन की जो तीव्रता है उससे संबंधित बात की कि जो प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। याद रखना आप लोग, प्रकीर्णन की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होती है। लैम्बडा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। याद है, अभी बताया था आपको, तरंग और गर्त के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। याद रखना आप लोग, क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और जहां पर भी रंग से संबंधित कोई बात आएगी ना तो उसका आंसर हम क्या देंगे? प्रकीर्णन के कारण। जैसे अंतरिक्ष में गए व्यक्ति को अंतरिक्ष काला नजर आ रहा है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग नजर आ रहा है, प्रकीर्णन के कारण। खतरे के जो चिन्ह होते हैं उनका लाल रंग का दिखाई देना, वो किसके द्वारा? प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि उसका हमने पढ़ा कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो ज्यादा होती है, अपवर्तनांक कम होता है, तो ये प्रसारित कम होता है, तो वो खतरे का निशान हमें लाल रंग का दूर से नजर आता है। बादल सफेद दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य अस्त, तो सूर्य जो उदय होता है उस समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, जो भी रंग से संबंधित घटनाएं होगी वो सब किसके कारण होगी? प्रकीर्णन के कारण होगी। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे के चिन्ह का लाल रंग का होना, बादलों का सफेद दिखाई देना, अंतरिक्ष का काला नजर आना, ये सारी जो बात होगी वो किसके द्वारा नजर आएगी? किसके द्वारा होगी? ये सारी बात किसके में जो है प्रकीर्णन से संबंधित बात होगी। है किससे संबंधित होगी? प्रकीर्णन से संबंधित बात होगी। ये आ चुकी होगी आप लोगों को समझ में कि प्रकीर्णन जो है क्या होता है। परावर्तन से पढ़ लिया हमने, अपवर्तन पढ़ लिया हमने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया हमने, प्रकीर्णन पढ़ लिया। क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, आपसे प्रश्न पूछा कि आकाश नीला दिखाई दे रहा है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष के में जाने वाले व्यक्ति को काला दिख रहा है आकाश, तो किसके कारण नजर आ रहा है? वो प्रकीर्णन के कारण। रंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर प्रकीर्णन जाएगा। उसके बाद जो है देखिए आप लोग, एक टॉपिक है आपका, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, दृष्टि दोष से संबंधित। मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोग जो है ना आप लोगों के सिलेबस में है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये प्रकाश से संबंधित भी है। तो देखना आप लोग, दृष्टि दोष में बात करते हैं। सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष। एक मिनट, अपन स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, वहां दे रखा है इसमें दृष्टि दोष के बारे में कि भाई दोष जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है, और एक होता है दृष्टि वैषम्य होता है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात करें अपन निकट दृष्टि दोष। नाम पता लग रहा है निकट दृष्टि दोष,
नाम से पता लग रहा है निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1 मिनट अपन इसको ब्लैंक पीपीटी पे ले लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या स्थिति होती है और दूर दृष्टि दोष में क्या स्थिति होती है। बिल्कुल बिल्कुल आ गया अपना। हाँ, ये देखिए आप लोग, सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन आएगा, देखना आप लोग, यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से, फिर मत कहना कि हमने आपको नहीं समझाया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष मतलब जस्ट उल्टा है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। समझ गए आप लोग, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, नाम तो है निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है निकट की नहीं दिखेगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, याद रखना क्वेश्चन ये पूछेंगे इस बार, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के पहले, रेटिना के पूर्व में बन जाता है। रेटिना के, भाई प्रतिबिंब कहां बनता है आंख में, रेटिना पर। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, याद रखना आप लोग। उसके बाद इसका निवारण कैसे करेंगे, देखना। निवारण के लिए अब आपको पता है कि निकट की वस्तु तो दिख रही है हमें, दूर का देखना है हमें, तो दूर का देखना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। आ चुकी होगी समझ में बात। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मायोपिया, इसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। प्रतिबिंब, इस रोग में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। निवारण क्या होगा, अवतल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। तो मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो है दूसरा देखिए आप लोग, हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। नाम से पता लग रहा है दूरदृष्टि दोष, लेकिन उल्टा होगा। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु पास की स्पष्ट नहीं। अब इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो रेटिना के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, रेटिना के पीछे बनेगा। इसके अंतर्गत याद रखना आप लोग, रेटिना के पीछे बनेगा। और निवारण जो है, याद है आप लोगों को, दूर की तो दिख रही है भाई, पास की देखनी है। पास की देखनी है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। आ चुका होगा समझ में। हाइपरमेट्रोपिया के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के पीछे। क्या स्थिति होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उसके बाद अगला दोष आता है दृष्टि वैषम्य जो होता है। इसमें क्या होता है, देखना आप लोग कि जो हमारा जो क्रोनिया जो होता है उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाएगी। जो क्रोनिया की गोलाई में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। इस वजह से कौन सा रोग होता है, दृष्टि वैषम्य रोग होता है। और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन इसको बेंगापन कहते हैं ना, कि भाई बेंगापन आ गया तो क्रोनिया की गोलाई में अनियमितता कारण आती है। इसका निवारण क्या होता है, इसका बेलनाकार लेंस का उपयोग करके कर सकते हैं। अब आता है जरा दृष्टि दोष। अब देखो बुढ़ापे की स्थिति में क्या होता है, न तो पास का दिखता है न दूर का होता है। वृद्धावस्था के अंतर्गत क्या होता है, न तो पास का दिखता है न दूर का दिखता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहेंगे।
इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का, बाइफोकल लेंस जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का उपयोग कर देंगे। तो अगर दूर का देखना है, दूर का देखने के लिए याद है आप लोगों को, ऊपर तो क्या होगा, अवतल लेंस लगा देंगे, और पास का अगर देखना है तो उत्तल लेंस लगा देंगे नीचे की तरफ। क्या लगा देंगे, नीचे की तरफ। तो उत्तल लेंस होगा और ऊपर की ओर कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। तो इस प्रकार जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है प्रकाश से संबंधित जो बात है हमारी इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट की है मैंने, और क्लास जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों के इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन भी हैं वो इस क्लास में साथ के साथ ही करा दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। तो अब अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन जो हैं, उससे संबंधित बात कर लेते हैं कि प्रकाश से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके वो क्या क्या बन सकते हैं। हमारी जो टीम के द्वारा कुछ मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले गए हैं, तो देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन जो हैं कौन कौन से हैं। वही क्वेश्चन जो हैं हो सकता है आपके परीक्षा में संभावित पूछे जाएं आपसे। तो एक बार 10-1 मिनट का समय लगेगा, उसमें अपन इसको क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन कौन से हैं, अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन कौन से हैं, प्रकीर्णन से संबंधित कौन से क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कौन से क्वेश्चन है, समतल दर्पण से संबंधित हैं। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, शायद टीम के द्वारा इस पीपीटी में ही होगा। 1 मिनट वेट करिए आप लोग। ये लो, ये आगे क्वेश्चन आपके। सबसे पहले प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है, फटाफट जवाब दीजिए क्योंकि पढ़ा दिया गया आपको। अनुप्रस्थ तरंग है, और कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद है आप लोगों को, प्रकाश की तरंग कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होगी। कौन सी होगी, अनुदैर्घ्य तरंग होगी। चलती रहिए, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, याद कीजिए फटाफट, किसके द्वारा दिया गया था, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने तरंग सिद्धांत, कण सिद्धांत दिया था, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा फटाफट, निर्वात में होता है। कितना, याद करो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद है आप लोगों को, निर्वात में होता है। निम्न में से कौन सी घटना का ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। बताइए आप लोग कि कौन सी ऐसी घटना है जिसके द्वारा ये पता लगा सके हम कि जो है प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो आप डायरेक्ट याद रखना, ये ध्रुवीकरण से संबंधित घटना होती है। किससे संबंधित है, ध्रुवीकरण से संबंधित होती है। उसके बाद आता है, देखो, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की जो चाल जो होती है वो कैसी होती है। तो सबसे देखो, जल, कांच और हीरा, आंसर क्या होगा, जल, कांच और हीरा। मतलब जल में, कांच में, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होगी। तो जल में, फिर कांच में, फिर हीरे के अंतर्गत होगी। उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितना मिनट में पहुंच जाता है। याद है आपको, 8 मिनट 20 सेकंड के अंतर्गत पहुंच जाता है। याद है आप लोगों को, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए फटाफट कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बताइए फटाफट। प्रकाश, कोई अवरोध है, उससे प्रकाश टकराया और प्रकाश मुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट, क्या कहते हैं उसको। उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। किसी अवरोध से टकरा गया और वो मुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। अभी बताया को प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। मतलब तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है। याद रखना आप लोग, किसके समान होती है, तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद कर ली, वो क्वेश्चन वही है जो आप लोगों को पहले समझाए थे मैंने आपको। आगे देखना, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, जगमगाता नजर आता है, बताइए आप लोग। आपको बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके कारण क्या होता है, एक जो हीरा जो होता है वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ये पहले कुछ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इस वजह से आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं कि कोई हीरा जो कटा हुआ होता है, उस हीरा जो चमकता हुआ नजर आता है वो किसके कारण आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लिएगा आप लोग, मृग मरीचिका बता दिया आप लोगों को किसके कारण होती है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखती है, पानी का एहसास होता है, दिखता है कि दूर पानी है। कई बार अपन जो डामर वाली रोड होती है उस पर जब दिन में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रोड पे पानी है, वही मृग मरीचिका का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण बनता है? याद रखना आप लोग, इंद्रधनुष जो होता है ना उसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्रकार की क्या होती है? घटनाएं होती है। परावर्तन भी होता है और अपवर्तन जो होता है वो दोनों प्रकार की घटनाएं होती है, उसमें क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब प्रकाश की किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अब अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है ये। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। यदि सघन से विरल में जाएगी, पानी से वायु में जाएगी, तो वायु में विरल माध्यम में वेग ज्यादा होता है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, याद है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांति कोण से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। याद रखना आप लोग, मैंने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दो घटना होती है, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, एक घटना, एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये होती है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो क्रांति कोण 90 डिग्री होता है उससे ज्यादा आपतन कोण का मान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा एक सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण नजर आता है वो ऊपर उठा हुआ। चाहे कोई सी भी चीज हो वो आपको ऊपर उठी हुई, कुएं की गहराई का कम लगना, मछली का ऊपर उठा हुआ देना, सिक्का ऊपर उठा हुआ देना, सबका अपवर्तन है, ठीक है। उसके बाद देखना, जब एक डिस्क जो होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो वो कैसी नजर आती है? डिस्क आती है, वो सीढ़ी होगी ना, उसको सूर्य के प्रकाश में देखोगे ना आप तो वो इंद्रधनुष के कारण इंद्रधनुष जैसी नजर आएगी वो। तो इसका आंसर क्या होगा? देखना, एक तो होगा अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, पारगमन की परिघटना होती है, तीनों घटनाएं होती है। देख लीजिएगा क्वेश्चन ये, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है और पारगमन की घटना भी इसमें सम्मिलित होती है। उसके बाद देखना, जल के अंतर्गत पड़ी हुई मछली जो होती है वो अपनी स्थिति से ऊपर उठी हुई नजर आती है। याद है आप लोगों को कि जो भी चीज ऊपर उठी होगी उसका कारण क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। उसके बाद देखो, पानी में डूबी हुई लकड़ी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों मुड़ी हुई दिखाई देगी? याद है आप लोगों को? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चाहे लकड़ी पड़ी हो, चाहे पेंसिल पड़ी हो, कोई छड़ पड़ी हुई है, कोई सी भी हो, उसको देखेंगे तो मुड़ी हुई नजर आएगी, तो अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पढ़ रखा है आप लोगों को, 7 रंग होते हैं, याद है आपको। उसके बाद देखना, ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी प्रकाश तंतु बताया मैंने आप लोगों को कि प्रकाश तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। जो एंडोस्कोपी होती है वो भी ऑप्टिक फाइबर्स की से सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद देखना, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को, देखना अपनी दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन है ये, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दूर की को स्पष्ट नहीं देख रहा, मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई, निकट की वस्तु तो क्या है? देखो, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या पढ़ाया था आपको? नाम से पता लग रहा है कि दूर की दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें दूर की तो दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। आ चुका होगा समझ में आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना। दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष, नाम से पता लग रहा है निकट की नहीं दिखेगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और दूर की देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि दृष्टि दोष मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या है? याद है आपको? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखेगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो हमें क्या होगा? दूर की वस्तु को स्पष्ट, नजदीक एवं दूर की वस्तु को दोनों को स्पष्ट नहीं नजदीक। तो मायोपिया में क्या समझाया था आपको को कि इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी, ठीक है, और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। बताइए, दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देख लीजिएगा कौन सा? नजदीकी स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, तो हमें मायोपिया में क्या होगा?
नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, तो अवतल लेंस का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। इस प्रकार जो है ये प्रकाश से संबंधित जो है क्वेश्चन आपसे जो है करा दिए गए हैं, आप तसल्ली से देखना इसको। इस क्लास के अंतर्गत जो है प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन के नियम है, अपवर्तन है, अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन की जो घटनाएं हैं हमारे दैनिक जीवन में वो आपको समझा दी गई है। प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो आपको समझा दी गई है। और दृष्टि दोष भी जो है आपको इस क्लास के अंतर्गत आपको करा दिया गया है। आप लोग इसके जो क्वेश्चन हैं वो एक बार क्लास को अच्छी तरह देखना और इसके क्वेश्चन आराम से लगाना और अपनी नॉलेज को अपडेट करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।